प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों। और आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है और शिवरात्रि का दिन भी है मित्रों। तो सबसे पहला तो मेरा सभी से जो भी दर्शक देखते हैं, अच्छा मित्रों, ये ट्विटर पे इधर कुछ ट्विटर ने चेंज किया अपना एपीआई में, तो ट्विटर पे लाइव नहीं साथ साथ हो पा रहा है। तो यूट्यूब का लिंक ही शेयर किया ट्विटर पे, बाकी ये फेसबुक प्रोफाइल पे और यूट्यूब पे लाइव आ रही वीडियो। खबरों की बात करेंगे कुछ मित्रों। आज तो शिवरात्रि का दिन है और मंदिर जाएं, दर्शन करें, भगवान शिव के जल चढ़ाएं, जैसे भी श्रद्धा आपकी जो करते हो। तो सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो हैं, और देव महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और समझिए कि आप प्रगति के पथ पे आगे बढ़ें, ऐसी मेरी देवाधिदेव महादेव से कामना आज के दिन है और ऐसी प्रार्थना भगवान महाकाल से आपके लिए। तो मंदिर जरूर जाएं, दर्शन जरूर करें। तो मित्रों, खबरों की बात करें थोड़ी सी। 2-3 दिन से मैं तो दिल्ली में क्या हो गया मित्रों, कुछ बारिश और बिजली की दिक्कत वो हो रही थी, तो इस वजह से लाइव लेके नहीं आ पा रहा था। कुछ खबरों में भी बहुत कुछ खास चल नहीं रहा है। एक तो संसद में हमारे चल रहा राहुल गांधी जी का 2-3 दिन से एक बार उन्होंने भाषण दे दिया, फिर अनुराग ठाकुर जी ने, तो उस दिन तो काफी सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई। खैर, बहस चली उस चीज को लेके। अब देखिए उसमें बहस की क्या बात है, जब आप एक गले में ढोल लटका के कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर से लेके उधर पूरा देश घूम रहे हैं और जाति जनगणना की बात आप खुद कांग्रेस कर रही है, तो जाति जनगणना कैसे होगी इस देश में? पहले तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना, सेक्युलर। तो सेक्युलर देश में पहले तो धर्म की गणना होगी, धर्म की गणना होगी, हर धर्म में जातियों की गणना होगी, फिर जाके कुछ नियम फिर होंगे, सिस्टम बनेंगे। तो हो क्या रहा, मतलब कि विपक्ष ये जो अपना इनका नैरेटिव में, अच्छा इसमें जो असली बात करने की भाजपा को मतलब थोड़ा साधुवाद कि चलो आप जग गए, आपका आईटी सेल जग गया, किसी ने इनको बता दिया आके कि भैया ऐसे करो, थोड़ा सा ये सीख गए हैं। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, तो नैरेटिव वॉर में भाजपा थोड़ा मतलब 19 से आप कह सकते हैं कि 20 चल रही है। नहीं तो इलेक्शन के बाद से ही आप समझिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी या जो भी आपका ये लेफ्ट लिबरल जो भी ये धड़ा है, ये नैरेटिव वॉर में एकदम समझ लीजिए प्लस चल रहा था। कहीं आपसे 10-15 हाथ पॉइंट आगे चल रहा था, आप कहीं नहीं पकड़ पा रहे थे। पूरा इन्होंने एक छोटी सी संविधानिक किताब लेके एक नैरेटिव सेट कर दिया, आप उस नैरेटिव को ध्वस्त भी नहीं कर पाए मंचों से। तो वो चीज रही जो सीटों में कमी आई। अब उसके बाद भी राहुल गांधी वेल में ये वो सारा कुछ कर रहा है। तो अब 2 दिन से जो पहला मतलब ये अनुराग ठाकुर जी का भाषण हुआ संसद में, जहां उन्होंने जात पूछी और जवाब दिया, जवाब अभी भी विपक्ष का हुआ नहीं ढंग से। आप दे नहीं पा रहे हैं हर जगह हर पॉइंट पे, उसका नैरेटिव को ध्वस्त करने का उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। वो जात पात जाति जनगणना की बातें पीटी ले रहे हैं अपना ढोल। उसके बावजूद भी एक अच्छा मतलब जवाब अनुराग ठाकुर जी ने दिया, चाहे वो अखिलेश यादव जी का जवाब देने की बात हो, तो वो छोटी छोटी मतलब हुई बहसें। उधर हमारे यूपी विधानसभा में योगी जी काफी कल खुल के बोले, तो आइए जरा योगी जी को सुन लेते हैं। योगी जी ने एकदम साफ कर दिया कि देखिए हम नौकरी करने नहीं आए हैं और आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं। तो महिलाओं और लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी ने मतलब छा गए समझ लीजिए। 2 दिन यूपी विधानसभा में योगी जी के भाषण, जो उधर चाचा गच्चा चला वो सोशल मीडिया पे सब चलता रहा, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में मीडिया में तमाम जगह आया होगा। पर कल का भाषण योगी जी का जो उन्होंने अपनी बात रखी, जो सपा को उन्होंने बताया, मतलब कि आप देखिए किन मुद्दों पे हम वो नहीं करेंगे। एक तो लॉ एंड ऑर्डर और मतलब महिलाओं की सुरक्षा, तो उस पर कल योगी जी ने बहुत अच्छा बोला। अगर आप चाहें तो उनके उस पर सुन लें योगी जी के यूट्यूब चैनल पे। और योगी जी से तो की टीम से तो मेरा कहना है यूपी में कि जैसे भाई आप एक टीम दिल्ली में मोदी जी के पीआर को देख रही होती है,
यहाँ पे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के का अलग से पीआर देखने के लिए एक टीम होती होगी ना, वैसे ही अब योगी जी को लखनऊ में एक टीम होनी चाहिए जो योगी जी का पीआर पर्सनली देखे, हैं कि योगी जी ने यहाँ ये बोला वहां वो बोला, क्योंकि अब भावी प्रधानमंत्री जब वो प्रोजेक्ट हो गए और नेक्स्ट इस देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, भाजपा चाहे संघ चाहे जो दक्षिण पंथ की राजनीति होती है उसका एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक संत के रूप में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो वैसे ही उनका वो होना चाहिए। इतना इकोसिस्टम या सिस्टम उन्होंने उनको खुद ही बना लेना चाहिए। तो वो अब धीरे धीरे योगी जी भी बहुत कुछ चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा जवाब देना भी सीख रहे हैं, बहुत सी चीजें सीख रहे हैं। तो कल बहुत ही अच्छा बोले हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सदन में, अगर आप सुनना चाहें तो सुने। और उधर मतलब कंगना जी ने एक बड़ी बात कह दी जिसपे सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है राहुल गांधी जी को लेके कि ये मतलब क्या नशा करके आते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इस तरह की बात। तो उस पे तमाम तरह की सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है। और मतलब एक हीरोइन देखिए, एक महिला कहीं से उठ के आती है, संघर्ष करती है, एक अपना नाम बनाती है, फिर राजनीति में आती है। अगर उसने कोई बात कही है तो आप उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन पे तुरंत लग जाते हैं कि नहीं आप उसकी फोटो शेयर, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बात हो ही गई है तो राहुल गांधी अगर ड्रग्स नहीं लेते हैं तो करा लेना टेस्ट अपना। पहले भी कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि उनकी डीएनए जांच वांच उन्होंने नहीं दिया ब्लड, तो अगर किसी ने कह दिया तो क्या दिक्कत। अगर आप कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं तो अगर आपके मन में कोई चोर नहीं तो करा लीजिए, और नहीं कराना तो पर मतलब किसी महिला के कैरेक्टर एसेसिनेशन की बातें नहीं करनी चाहिए। तो खैर उन्होंने एक बात कही और मतलब कही दी है, अब इस पर तो जांच हो या नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो भाई ये नशा करके आते हैं संसद में। तो ये सब बातें चली। और मित्रों अब उधर कांग्रेस, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी से खैर उम्मीद तो नहीं थी कि वायनाड जाएंगे, पर भाई बहन दोनों चले गए हैं और भूस्खलन में लोगों के लिए। उधर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अब चक्री वाला जो भाषण हमने दिया है तो एकदम बीजेपी घबरा गई है और अब मेरे पीछे ईडी को छोड़ देगी। और अब इसकी तैयारी हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। तो देखिए मेरा ये कहना है कि भाई आप भाजपा को किसी भी डिफेंसिव और बैकफुट पे नहीं खेलना चाहिए। ये जो देखिए देश तोड़ने वाला नैरेटिव है ना, ये अगर इसको आगे ये चला ले जाएंगे तो उसके लिए आपको ईडी सीबीआई किसी का भी यूज करना चाहिए। ये सरकार को अपना वो तो दिखाना ही चाहिए उसमें। तो उस लिहाज से अगर कोई चीज है तो अब ये पहले से ही कह रहे हैं, बाकी इनकी जांच वांच पहले से चली रही थी पर ये कह रहे हैं ऐसा। उधर वायनाड हादसे के खौफनाक तक इसरो 300 के पार जा सकता है मृतकों का आंकड़ा, केरल सरकार बोली अब कोई नहीं बचा। तो खैर राहुल गांधी जी भी कल गए। आइए थोड़ा इस खबर को विस्तार से देख लेते हैं मित्रों। 300 लोगों की जानें चली गई। वायनाड के कलपेट्टा में समीक्षा बैठक के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मीडिया को बताया कि पिछले 3 दिनों में सभी जीवित लोगों को बचा लिया गया है। अब आप देखिए केरल जहां वामपंथ का गढ़ है वहां चुपचाप आरएसएस पिछले 1 हफ्ते से सेवाएं दे रहा है, लोगों की शरीर बॉडियां निकाल रहा है और जान बचा रहा है। अपनी तरफ से खाना पानी जो भी सेवा देना हो संघ अपना चुपचाप, कोई प्रचार नहीं कोई बात नहीं कर रहा है। वायनाड से जीते हुए हैं राहुल गांधी। जब कल परसों से सोशल मीडिया पे बार बार लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई वायनाड पे, तो पहले तो भाई बहन का मैसेज आया कि वहां पे बारिश हो रही है, प्लेन लैंड नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो हम जा नहीं सकते, नहीं तो हम जाना चाह रहे थे हैं। उसके बाद लोगों ने कहा भाई आप बगल के किसी शहर चले जाइए, पैदल गाड़ी से चले जाइए, इससे चले जाइए उससे चले जाइए, तब जाके ये लोग गए हैं कल। और 1 हफ्ते से आरएसएस जैसा संगठन वहां पे अपनी सेवाएं दे रहा है, लोगों को निकाल रहा, बचा रहा, सेना लगी है, ये लगी है, उसका कोई प्रचार नहीं कोई बात नहीं होती है। तो केरल के वायनाड जिले में लैंडस्लाइड के बाद मची तबाही से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच सकता है। राज्य सरकार ने गुरुवार को बताया कि लैंडस्लाइड प्रभावित गांवों में सभी जिंदा लोगों को बचा लिया गया है। अब वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर गुरुवार को 170 हो गई है, जबकि अभी 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। मृतकों में 81 पुरुष, 70 महिलाएं और अन्य बच्चे हैं। अभी तक 98 बॉडीज की पहचान हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वायनाड के कलपेट्टा में समीक्षा बैठक के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मीडिया को बताया कि पिछले 3 दिनों में
सभी जीवित लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि ये तो राजनीति अपना लीपापोती करेगी। जब 150, 200, 300 लोग देश के मर गए, तो अब हमारे देश में तो क्या है ना, जान की कीमत नहीं, ह्यूमन लाइफ की वो वैल्यू नहीं है जितनी और चीजों की वैल्यू है। कि कहीं 300 लोग मर जाते हैं, राजनीति अपनी राजनीति कर लेती, कहीं 3-4 बच्चे डूब के मर जाते हैं दिल्ली जैसी राजनीति में, वो उनके ऊपर वो एलजी था, वो था, हमने तो कहा था, तुमने तो फाइल भेजी, तुमने साइन नहीं किया। बच्चे और स्टार टीचर आते कहते हैं हम तो रात में सो रहे थे, सोने जा रहे थे तो सपना आया, तो वो सब आ गए, ओझा जी भी बोल गए, दिव्य कीर्ति जी भी बोल गए, एलजी भी बोल गए, सब कुछ बोल गए, पर ह्यूमन लाइफ की ओवरऑल इंडिया में कीमत कम हो रही है। तो ये ऐसा मेरा मानना है। अब आप देखिए दिल्ली घटना में लीपापोती हो गई उनकी, पर अब उसका कोई फाइनल वो नहीं हुआ। 2 स्टार टीचर आए, 4 दिन बाद उन्होंने ओझा जी ने, मुझे तो ओझा जी की बात सही लगी कि आप देखिए कि दिल्ली शहर में जब ये ओवर सैचुरेटेड शहर हो गया है, तो यहाँ इंडस्ट्रीज, यहाँ कोचिंग संस्थान, यहाँ इस तरह के, उसको आप पनपने ही क्यों देते हैं? इसको शहर से वैसे ही बाहर कीजिए। यहाँ ट्रैफिक आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, यहाँ का आपको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा। दिल्ली ओवर सैचुरेटेड है, दिल्ली पोल्यूटेड है, दिल्ली में पानी पोल्यूटेड, दिल्ली में हवा पोल्यूटेड, दिल्ली में इंसान रह नहीं पा रहा है, डूब के पानी में, पानी बरसने पे मर जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं। तो आप इनको बाहर कीजिए, सरकार का काम क्या है? तो और लाला के आप इसमें बसा रहे हैं कि हाँ, तो वो नियम कानून क्या दिल्ली में चलनी नहीं चाहिए? कोचिंग ले जाओ भाई, क्या जरूरत है? पहली बात तो दिल्ली बच्चे पढ़ने क्या करने आते हैं? आजकल तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। आप क्लास में पढ़ने जाते क्या करने के लिए? बहुत आपको शौक लगा है, चले जाइए, किसी टीचर से आपको पढ़ने का मन है उसके घर चले जाइए। हैं, ये बेसमेंट में 500-500 बच्चे पसीना हो के कौन सी पढ़ाई क्या कर रहे हैं यूपीएससी की, जो पढ़ाई आपकी ऑनलाइन नहीं हो जाती, या आपकी 1-to-1 किसी ऑनलाइन क्लास में नहीं हो जाएगी, मोबाइल से आजकल हो जाती है, छोटी छोटी क्लासें हो जा रही हैं आजकल। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस किस लिए हुई है? लोगों ने इसीलिए तो की है कि ह्यूमन लाइफ बेटर हो, बचे। हमारे देश में हमने दुनिया की चीजें बना के चंद्रमा पहुंच गए, हम 4 बच्चों की जान नहीं बचा पा रहे, उनको बेसमेंट में पढ़ना पड़ा, उमस में नाले का पानी नाक में चला जा रहा है जिससे वो मर जा रहे हैं। तो ये बेहद शर्मनाक। और मतलब पहली बात तो बच्चों को सोचना चाहिए कि आप ऐसे उसमें क्यों पढ़ने आते हैं भाई। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि कोटा किस लिए जाते हैं इंजीनियरिंग की कोचिंग करने, आईआईटी वाले, आईआईटी की पढ़ाई करनी है यूट्यूब से कर लो, हैं, फिर सारे क्या कहते हैं एमआईटी इसके उसके क्या कहते हैं सबके कोर्सेज अपने घर बैठ के कहीं झुमरी तलैया से बैठ के कर लो, करने वाला होगा तो कर लो, कुछ क्रैश कोर्स मंगा लो, ये कर लो वो कर लो। बहुत जरूरी है कोई 1-आध महीने का कोर्स करने कहीं चले जाओ, कोई बहुत स्टार टीचर आपको पढ़ रही है उससे। तो स्टार टीचर तो कोई अलग पांडे हर क्लास में तो नहीं पढ़ा रहे होते होंगे ना, उनकी तो फोटो ही लगी होती होगी, टीचर तो कोई और पढ़ा रहा है। यहाँ प्रीत विहार में भी सेंटर है, करोल बाग में भी अलग पांडे का सेंटर है, कनॉट प्लेस में भी सेंटर, तो हर सेंटर में अलग पांडे पढ़ाते हैं क्या? या विकास कीर्ति जी घूम पढ़ाते हैं कि इलाहाबाद के सेंटर में भी वही पढ़ा रहे हैं, बनारस में वही पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में वही पढ़ा। तो स्टार टीचर का तो फोटो लगा होता होगा ना। तो खुद भी मूर्ख मत बनो, माँ बाप का पैसा भी मत बर्बाद करो, अपनी भी जान बचाओ, सच में पढ़ो। पढ़ने को वो 3 इडियट में कह नहीं गए रणछोड़ दास है भैया, वो बनो। झूठ मूठ का मतलब फीस भी दे रहे हो 2-2, 2.5 लाख, 9-10 हजार पीजी में भी दे रहे हो, एक कमरे में जरा सी जगह में, उसी में सड़ी सी जगह में एक बेड पे तुम, एक बेड पे ना पढ़ने की जगह ना सोने की जगह, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? हैं, चले जाओ इलाहाबाद में पढ़ो भाई, आईएएस की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, यहाँ दिल्ली आते ही किस लिए हो? और पटना में पढ़ो, हर स्टेट में पढ़ने की जगह है, पढ़ने के लिए अपने घर में पढ़ो। आजकल तो पढ़ाई बहुत आसान हो गई है ऑनलाइन, कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो आपको। फिर कोई आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई डी फिल कर रहे हैं, बात अलग है। आपको किसी बहुत काबिल टीचर किसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए, ले लीजिए जाके। तो पहले तो यही गलत है। उस पर बहुत अच्छी बात मुझे लगी अवध ओझा की कि आप पहली बात तो भीड़ ही ऐसी जगह बढ़ाते हैं जहां पे मतलब कि कोई जरूरत नहीं आपको भीड़ बनाने की। चाहे कोटा में इंजीनियरिंग को लेके हो, कहीं मेडिकल को लेके होगा, चाहे यूपीएससी को लेके दिल्ली हो गया, पहले इलाहाबाद था। तो ये वही गड़बड़ है। अब आप कहते हैं कि माहौल मेरे हिसाब से माहौल क्या होता है, ये एग्जाम तो आपका पर्सनल अपना एग्जाम होता है, आपकी टेस्ट होता है आपका किसी एग्जाम में, आप उसके लिए सिलेबस को तैयार किए हुए ढंग से पढ़े, आपका रिवीजन है, आप पास कर जाएंगे। उसमें माहौल क्या, 4 लड़के मिलेंगे तभी पास होंगे, अकेला लड़का नहीं पास हो सकता, अकेला कोई बच्चा पढ़ के पास नहीं होता। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, पर खैर ये तो बच्चों को भी सोचना चाहिए, टीचरों को भी सोचना चाहिए। पर उसके बाद अब जब ये सब इतना नहीं सोच पा रहे तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपको ऐसे
दिल्ली शहर तो सबसे ज्यादा, अब आप देखिए पानी की बात हो रही है, जिस दिन जरा सा हिला देगी धरती ये प्रकृति, तो ये शहर तो कितनी कैजुअलिटी होगी आपको समझ में आ रहा। पतली पतली चांदनी चौक की गलियों में यहाँ वहां जिस दिन भगवान जी ने जरा सा भूमि हिला दी, हल्के हल्के झटके तो रोज आते ही रहते हैं, दुनिया में भूकंप आता है, जिस दिन दिल्ली आ गया तो फिर तो क्या कैजुअलिटी होगी। तो इसलिए यहाँ तो वैसे ही भीड़ बढ़ी हुई है, इस शहर में वैसे ही पोल्यूशन, सांस लेने की जगह नहीं है। आप बाहर से यहाँ पढ़ के कौन सी सांस लेने आ रहे हैं, यहाँ कौन सा बिजनेस करने आ रहे हैं, यहाँ क्या करने आ रहे हैं, यहाँ तो लोग बाहर जा रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं। तो खैर, तो पर अगर आ रहे हैं जो लोग, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसा कीर्ति जी की NI पॉडकास्ट में जो उन्होंने जवाब में वीडियो बना के बड़ा दार्शनिकता मोड में वो बोल रहे थे कि मुझे तो चिंता इस बात की नहीं है कि जो मेरे घर के बाहर बच्चे छात्र घिराव कर रहे हैं, मैं तो रात में सोने जाता हूं तो उन बच्चों के सपने आते हैं, ये और वो। पर कुल मिला जुला के लब्बो लुआब उनकी 1 घंटे की जो बात उन्होंने की है स्टार टीचर साहब ने, कि वो चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार कुछ करे, वो बच्चों से मिलके नेता बनना वो चाह रहे हैं, और कोई चाह रहा है उधर खान सर। तो ये स्टार 4-5 टीचर इनके चक्कर में कम पड़े बच्चे।